हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 7वां चैप्टर कर रहे थे व्यतिकरण, उसमें जो है हमने उसकी सारी परिभाषाएं और जो है सारा प्रूफ कर लिया है। आज हम उसका अंकित करने वाले हैं। ठीक है, 1 से 10 तक के सारे अंकित बताएंगे। 10 के बाद जो है जो सन में पूछे गए उन अंकितों को करेंगे, उन ठीक है सवालों को करेंगे। तो सवाल पे पहला ध्यान देते हैं। करा पहला सवाल है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। ठीक है, आवृत्ति और आयाम दोनों समान है, किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम, ठीक है, तरंगों के बीच कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम पहला 2a हो जाए और फिर करड़ी में 2a हो जाए। 3-4 सवाल पूछे गए हैं। पहले में कह रहा है 2a, दूसरे में करड़ी में 2a, तीसरे में a और चौथे में 0। ठीक है, कलांतर जो है दे रहा है ना। कलांतर हमको ज्ञात करना है। परिणामी तरंग का आयाम दे दिया है। कह रहा एक ही आवृत्ति की दो तरंगे और एक ही आयाम की है। ठीक है, तो पहले सवाल पे ध्यान दे देते हैं। कह रहा आयाम दोनों के समान है, मतलब a1 बराबर a2 और दोनों बराबर दे दिया है a ठीक है, दोनों बराबर दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कलांतर कितना होगा, फाई ज्ञात कीजिए परिणामी तरंग का आयाम। जो भी परिणामी तरंग का आयाम होता है उसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। पहला नंबर में सवाल दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 2a। ठीक है, ए बराबर कितना दे दिया है 2a। तब हम क्या जानते हैं, सूत्र हम जानते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर जो होगा सूत्र हो जाएगा हमारा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a1 a2 और इंटू कितना, इंटू में cos फाई। हमको यही cos फाई की गणना करनी है। a की जगह यहाँ पे 2a रख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, a1 की जगह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 गुणे a और गुणे हो जाएगा a और इंटू में कितना आएगा, इंटू में cos फाई आएगा। इंटू में कितना आएगा, इंटू में जो हमारा cos फाई, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और इधर 2a हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, 2a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे a का गुणा a में कराएंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा हमारा cos फाई। ठीक है, इसको पक्षांतर कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। या चाहो तो पहले कॉमन कर लो, 4a स्क्वायर बराबर इन दोनों में कॉमन कर लेंगे 2a स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos फाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर और बराबर इधर कितना रहेगा 1 प्लस cos फाई हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 1 और प्लस कितना हो गया, प्लस में हो गया cos फाई। तो क्या करेंगे 2 माइनस 1 बराबर किसके, cos फाई के। ठीक है, तो cos फाई बराबर किसके आ रहा है, cos फाई बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1। cos कितने अंश का मान 1 होता है, cos जो है 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो cos फाई बराबर कितना, cos फाई बराबर हो जाएगा cos 0 अंश। ठीक है, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 0 अंश, मतलब कलांतर कितना हो जाएगा। ठीक है, कलांतर कितना हो जाएगा, जो है कलांतर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, कलांतर कितना हो जाएगा, कलांतर जो हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो इस सवाल को कर लीजिए। फिर दूसरा नंबर देखते हैं। इसी सवाल में दूसरा नंबर चेंज कर दिया है, a की जगह करड़ी में 2a लिखा है। ठीक है, तो इस सवाल को करिए पहले, फिर दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसी का सवाल नंबर 2, a को कह रहा है यहाँ पे 2a ना हो कि करड़ी में 2a है। ठीक है, a की जगह कितना है, करड़ी में 2a, तो हम a की जगह लिखते जाते हैं करड़ी में 2a। करड़ी का वर्ग करेंगे, करड़ी हट जाएगी, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1, पक्षांतर करेंगे 1 माइनस 1 और इधर कितना आएगा 0। ठीक है, cos कितने अंश का मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान, तो कलांतर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कलांतर कितना आ गया, कला का जो अंतर है वह 90 डिग्री आ जाएगा। कब, जब परिणामी तरंग का आयाम करड़ी में 2a, पहले में कितना था 2a था, दूसरे में कितना है करड़ी में 2a है। ठीक है, तो इस सवाल को दूसरा नंबर करेंगे। ये सवाल का दूसरा पार्ट है, a की जगह करड़ी में 2 है और पिछले सवाल में a की जगह 2a था। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरा a का जो है क्या कह दिया है, a की जगह a कह दिया है, तो यह दूसरा सवाल हो जाएगा। अब तीसरा सवाल इसी का देख लेते हैं। a की जगह कितना कहा है, a की जगह केवल a कहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करड़ी में 2 हटाते जाते हैं, यहाँ से करड़ी में 2 हट जाएगा, यहाँ से करड़ी में 2 हटेगा। अब क्या आएगा, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, 1 बटे 2 आएगा। कितना आएगा, 1 बटे 2। अब मिटा देते हैं, यहाँ से देख लो, इसको पक्षांतर करोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, पक्षांतर, तो 1 बटे 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा किसके, cos फाई के, अर्थात cos फाई बराबर कितना आएगा, एलसीएम इन दोनों में 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस कितना आ जाएगा,
एक माइनस जो है 2 हो जाएगा, तो cos फाई बराबर कितना आएगा, cos फाई बराबर हो जाएगा -1/2। cos कितने अंश का मान -1/2, तो cos जो है 120 अंश का, 90 से ऊपर जाएंगे ना, 90 से ऊपर जाएंगे तो cos 120 अंश का मान हो जाएगा -1/2, माइनस में नहीं होगा, cos 120 अंश का, cos से cos कटेगा, फाई बराबर कितना आ जाएगा, कलांतर कितना हो गया, कलांतर हो गया 120 अंश। ठीक है, कलांतर कितना हो गया 120 अंश। कब, जब परिणामी तरंग का आयाम a है। ठीक है, जब परिणामी तरंग का आयाम a है उस समय कलांतर कितना हो जाएगा, उस समय कलांतर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, इसी सवाल का चौथा पार्ट है, सवाल में चौथा पार्ट कह दिया, ये तीसरा था, फिर हम चौथा देखते हैं। कह रहा है जो परिणामी तरंग का आयाम है वह 0 है। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम कितना दे दिया है, परिणामी तरंग का आयाम 0 दे दिया है। तो चलिए रख के चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस कितना a2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, दोनों का a है ना, तो a लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 गुणे a और इंटू में क्या आएगा, इंटू में हो जाएगा cos फाई, 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और गुणे क्या आएगा, गुणे में हो जाएगा cos फाई, तो 0 बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1, और गुणे कितना आएगा, 1 गुणे हो जाएगा cos फाई। ठीक है, एक प्लस होगा, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, इसको बटे में लाएंगे तो 0/2a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos फाई, 0 आ जाएगा बराबर किसके 1 और प्लस हो जाएगा cos फाई। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो cos फाई बराबर कितना आ जाएगा, cos फाई बराबर हो जाएगा -1। cos कितने अंश का मान -1, तो cos फाई बराबर हो जाएगा माइनस में, cos कितने अंश का मान -1, तो cos 180 अंश का, जिसे हम पाई भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पाई। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 180 अंश, ये हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 180 अंश। कब, जब परिणामी तरंग का आयाम कितना है, जब परिणामी तरंग का आयाम 0 है उस समय जो है कलांतर कितना होगा, 180 अंश होगा। कलांतर कितना हो जाएगा, कलांतर जो है उस समय 180 अंश हो जाएगा। इस सवाल को कर लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये सवाल के 4 हिस्से थे, एक ही सवाल में जो है पहले नंबर सवाल में जो है 4 हिस्से कर दिए गए हैं। ठीक है, जिस 4 हिस्से हम जो है हल कर चुके हैं। दूसरा सवाल ध्यान देते हैं। हम जो है दूसरा सवाल ध्यान देंगे। कह रहा 2 तरंग जिनके जो है दोलन आयाम 3 मिमी तथा 4 मिमी है। 2 तरंग जिनके आयाम 3 मिमी तथा 4 मिमी है, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रहे हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। पहला नंबर कहा है कलांतर 0 है। पहले नंबर में कलांतर कितना कहा है, 0, और दूसरे नंबर में कलांतर कह रहा है पाई है। तीसरे नंबर में कलांतर पाई/3 है, और चौथे नंबर में कलांतर पाई/2 है। ठीक है, इस सवाल में भी 4 हिस्से कर दिए गए हैं। इसमें परिणामी तरंग का आयाम जो है ज्ञात करना है, पिछले में दिया था, इसमें ज्ञात करना है। पिछले में कलांतर ज्ञात करना था, इसमें कलांतर दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया है। एक तो पहला कहा है जो है 2 तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः a1 बराबर हो जाएगा 3 मिमी। ठीक है, a1 बराबर कितना 3 मिमी, और a2 बराबर हो जाएगा 4 मिमी। ठीक है, इसको मीटर में नहीं बदलेंगे क्योंकि आंसर मिमी में ही दिया है। ठीक है, पहला कह रहा है परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल A ज्ञात कीजिए। कैपिटल A ज्ञात कीजिए, पहला दे दिया है जो है कलांतर कितना है, पहले सवाल में कलांतर दे दिया है, कलांतर पहले सवाल में 0 है। ठीक है, कलांतर कितने अंश है, 0 अंश है। तो परिणामी तरंग का आयाम सूत्र भी बताए थे a स्क्वायर। परिणामी तरंग का आयाम a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और प्लस कितना था 2a1 a2 और इंटू cos फाई, 2a1 a2 इंटू cos फाई। a बराबर जब निकालोगे तो पक्षांतर हो जाएगा, 2 करड़ी लग जाएगी, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस कितना a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a1 a2 और इंटू में क्या हो रहा है cos फाई हो रहा है। a1 का मान रख देंगे 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा, और cos कितने अंश, cos जो है 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, cos 0 अंश, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, और गुणे जो है cos 0 अंश का मान 1।
ठीक है, cos 0 अंश का मान 1, तो 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25 और 24 का गुणा 1 में करेंगे 24, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 2 2 4 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, परिणामी तरंग का आयाम a बराबर 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम आ गया 7 मिमी। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम कितना आया, परिणामी जो तरंग का आयाम है वह कितना आ गया जी, 7 मिमी आ गया। यह पहला सवाल था, कब, जब हमारा जो है कलांतर कितना है, 0। अब इसी सवाल का जो है दूसरा हिस्सा पूछा है, कह रहा है उस समय कलांतर जो है पाई है, मतलब 180 अंश है। कलांतर कितना है, दूसरे सवाल में, इसी सवाल का जो है दूसरा हिस्सा है, उसमें कलांतर हमारा दे दिया है पाई। कलांतर कितना दे दिया है, पाई। पाई का मतलब है कितने अंश, 180 अंश। ठीक है, तो इस सवाल में बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बस फाई को हम कितना रखते जाएंगे, 180 रखते जाएंगे। और इसका मान कितना होता है, cos 180 अंश का मान -1 हो जाएगा। तो 24 + 24 का गुणा -1 में करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। परिणामी तरंग का आयाम कितना है, 1 किसका वर्ग है, 1 का। तो परिणामी तरंग का आयाम कितना आ गया, 1 मिमी। ठीक है, जो सवाल जब कलांतर कितना हो, 180 अंश यानी पाई हो, तो उस समय जो है परिणामी तरंग का आयाम कितना आएगा, उस समय परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा 1 मिमी। ठीक है, इसी सवाल का तीसरा जो हिस्सा है उसमें कह रहा है π/3 है। ठीक है, कलांतर कितना है, π/3। सवाल में जो है तीसरा हिस्सा कह रहा है कलांतर π/3, मतलब 180/3 बराबर कितने अंश, 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे, कितने अंश रखेंगे, 60 अंश रखेंगे। और cos जो है 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, इससे कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में। ठीक है, तो 16 9 25 और 25 में +12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 37। अब 37 किसका वर्ग है, हमको पता है 36 6 का वर्ग है, तो 37 उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 37 है, तो इसके बाद दशमलव बढ़ाते जाओगे जोड़े में। ठीक है, और इसके बाद का जो है दशमलव क्या करोगे, दशमलव के बाद का जो है जोड़ा आगे से बनाओगे, और दशमलव के पहले का जोड़ा पीछे से बनाओगे। कोई ऐसी संख्या लोगे जिसका वर्ग 37 से ज्यादा ना हो, नजदीकी, तो 6 6 6 लिखते जाएंगे। 6 का गुणा 6 में कराएंगे 36 हो जाएगा, और 6 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, 37 में से 36 घटाएंगे, 1 यहाँ पे दशमलव लगाए तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, और 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो उतारिए। अब देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कोई भी संख्या उतारें, 0 ही उतार दें, तो 120 से और 100 में भाग देना है, यानी जो ये है ये ज्यादा है और ये जो है कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और एक और जोड़ा 0 का उतार लेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाकर देख सकते हैं। अब यहाँ का 1 अंक 2 अंक लो, यहाँ का 3 अंक ले लो। ठीक है, गुणा करके चेक करो, 12 8 96। ठीक है, कितनी बार भाग जा सकती है, 8 बार जा सकती है। ठीक है, तो 8 8 और 8 लिख दीजिए। 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, 8 का गुणा 0 में किए 0 तो 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 को 6, 8 1 कम 8 1 9। ठीक है, अब घटा के चेक कर लोगे, 1208 में 8 जोड़ोगे 1216 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, 9 में से 9 गए 0। अब क्या करोगे, एक और जोड़ा है उसको उतार दो, एक और जोड़ा है उसको उतार दो। अब क्या देखोगे, यहाँ का 2 अंक, यहाँ का 2 अंक लेके चेक कर लो, तो कितनी बार भाग जाएगी, तो लगभग 2 बार जाएगी। ठीक है, 2 बार देख सकते हैं, 2 2 लिख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 6 का गुणा 2 में 12, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6.082, 6.082। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6.082 और मात्रक हो जाएगा मिमी। यह हो जाएगा परिणामी तरंग का आयाम। कब, जब कलांतर कितने अंश था, π/3 था। ठीक है, जब कलांतर कितने अंश है, जब कलांतर π/3 है, उस समय जो है हमारा क्या आ जाएगा, तरंग का आयाम 6.082 मिमी। ठीक है, 6.082 मिमी हो जाएगा। इसी सवाल का चौथा हिस्सा पूछा है। अब कह रहा है कलांतर जो है, चौथा हिस्सा कलांतर π/2 है। कलांतर कितना है, π/2, मतलब 180/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने अंश रखना होगा, 90 अंश रखना होगा। ठीक है, अब 60 की जगह हम क्या करते जाएंगे, 90 करते जाएंगे। cos 90 अंश का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो 24 गुणे cos 90 अंश का जो मान होगा वह हो जाएगा 0। ठीक है, तो यह पूरा कितना आ जाएगा, यह जो है पूरा हो जाएगा 0। और 25 किसका वर्ग होगा, 25 जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार जो है पांचवें सवाल का जो आंसर होगा वह परिणामी तरंग का आयाम कितने मिमी होगा, परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा 5 मिमी।
ठीक है। परिणामी तरंग का आयाम कितना आ गया, परिणामी तरंग का जो आयाम है वह आ गया हमारा 5 मिमी। यह हो जाएगा कौन से सवाल का आंसर, दूसरे के चौथे सवाल का, जिसमें कलांतर कितना कहा था, कलांतर जो है π/2 कह दिया है, उस सवाल का यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं, तीसरा। इस सवाल को करेंगे, तीसरे सवाल पे आते हैं। जो तीसरा सवाल है ध्यान देते हैं, तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है किसी माध्यम में एक बिंदु पर, किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम ए, ठीक है, किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम ए तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगी 270 अंश कलांतर से गुजरती हैं। कितने अंश कलांतर, 270 अंश कलांतर से गुजरती हैं। इन बिंदुओं पर जो है परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन बिंदु पर जो है परिणामी तरंग का क्या ज्ञात कर लेना है, आयाम। ठीक है, अब दे दिया है, कह रहा है दो तरंगे हैं जिनके आयाम समान है, A1 बराबर A2 है, और जो आयाम है वो कैपिटल ए दे दिया है। आयाम कितना दे दिया है, कैपिटल E। कलांतर कह रहा है 270 अंश, कलांतर कितने अंश, 270 अंश। परिणामी तरंग का आयाम ए डैश मान लेते हैं क्योंकि ए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम ए डैश बराबर हो जाएगा रूट में कितना, A1 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस कितना 2A1 A2, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में cos फाई आ जाएगा, तो मान रखेंगे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस 2 गुणे A, और cos कितने अंश, cos जो है 270 अंश। अब cos 270 अंश का मान कैसे निकालेंगे, cos 270 को हम लिख सकते हैं कितना, cos 180 प्लस 90। ठीक है, अब हम चतुर्थांश जानते हैं, इसमें जो है 0 से 90 माइनस थीटा तक होता है, और इसमें जो है 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक, इसमें 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा तक, और इसमें 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक। ठीक है, 360 माइनस थीटा तक होता है, फिर यह चला आएगा 360 प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, फिर आएगा जो है जो भी 450 है। ठीक है, फिर ऐसे चक्र चलता रहेगा। इसमें सभी धनात्मक होते हैं, इसमें क्या होता है, सभी धनात्मक हो जाएंगे। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होगा, इसमें टेन और टेन का उल्टा कॉस होगा, इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक धनात्मक होगा। मान किसमें बदलेंगे, 90 में बदल जाएंगे और 270 में बदल जाएंगे, मतलब साइन कॉस में बदलेगा। ठीक है, कॉस किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। कब, जब 90 और 270 हो। तो हमारा यहाँ पे कितना है, 180 है, मतलब मान नहीं बदलने वाले। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, यह क्या है, 180 प्लस थीटा, कॉस के साथ 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो 180 में कॉस कॉस ही रह जाएगा, लेकिन टेन और कॉट ही धनात्मक होते हैं इसमें। यह क्या है, कॉस है, तो कॉस हो जाएगा माइनस, और थीटा की जगह 90 है तो हो जाएगा कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर, और गुणे हो जाएगा 0, गुणे कितना हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। हमारा आएगा क्या, हमारा रूट में आ जाएगा केवल 2A स्क्वायर। ठीक है, यह तो 0 हो जाएगा ना, तो आया कितना है, केवल 2A स्क्वायर, तो 2 किसका, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा और करड़ी में 2 बच जाएगा। तो क्या आ गया, परिणामी तरंग का जो आयाम आया है, परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा करड़ी में 2A। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम कितना आएगा, परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा करड़ी में 2A। इस प्रकार यह कौन से सवाल का आंसर हो गया, यह जो है तीसरे सवाल का आंसर है। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम कितना है, करड़ी में 2A, जो तीसरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल को करिए, फिर चौथे नंबर पे देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देते हैं। चौथा नंबर सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें, ठीक है, दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं, माना पहली तरंग का, है ना, माना पहली तरंग का आयाम, ठीक है, माना पहली तरंग का आयाम A1 तथा दूसरी तरंग का आयाम, ठीक है, दूसरी तरंग का आयाम
कितना है, आयाम जो है A2 है। दे क्या दिया है, A1 अनुपात A2 बराबर 4:3, मतलब A1 बटे A2 बराबर 4/3। A2 का तिरछा गुणा कराओ, ठीक है, A2 का तिर्यक गुणन इधर कर दो, तो A1 बराबर हो जाएगा 4/3 A2। A1 बराबर 4/3 A2। हमसे जो पूछा गया है, कह रहा है महत्तम तीव्रता I मैक्सिमम और क्या I मिनिमम ज्ञात कीजिए। ठीक है, I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या, I मैक्सिमम बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1, और I मिनिमम बराबर क्या, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, 1 और 2 का भाग कर देंगे, तो समीकरण 1 भागा कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो कितना आएगा, हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर कितना, के, और फिर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मान रख देंगे 4/3 A2 और प्लस A2 उसका होल स्क्वायर बटे 1 कर लेंगे, और फिर 4/3 A2 माइनस A2 बटे 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा क्या, हमारा आ रहा है I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर एलसीएम हो गया 3 का यहाँ पे गुणा कराएंगे, 4 पहले से ही है, तो हो जाएगा 4A2 प्लस 3A2, और बटे नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 4A2 माइनस 3A2। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, 3A2 बटे 3, और इस पूरे का क्या कर लेंगे, चाहो तो ऊपर का होल स्क्वायर करो, नीचे का अलग अलग कर लो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। 4 और 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 7A2 बटे 3 का होल स्क्वायर, और बटे 4 में से 3 घटाएंगे तो A2 बटे 3 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 का वर्ग 49, A2 का होल स्क्वायर बटे 9, और फिर A2 का होल स्क्वायर बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो आएगा कितना, हमारा आ रहा है 49 A2 का होल स्क्वायर, 49 A2 का होल स्क्वायर बटे A2 का होल स्क्वायर। A2 के स्क्वायर से A2 का स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 49/1, मतलब I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम जब निकालोगे तो कितना आएगा, 49/1 हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो गया, यही इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कौन से सवाल का आंसर हो गया, चौथे नंबर सवाल का अनुपात का हो जाएगा 49/1। ठीक है, करिए सवाल को, फिर अगला देखते हैं। चौथा नंबर सवाल करिए, फिर अगला नंबर सवाल ध्यान देते हैं। अगला सवाल कौन सा देखेंगे, 5वां। ठीक है, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, हमारा चौथे नंबर तक सवाल हो गया था, 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है समान आवृत्ति की 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। समान आवृत्ति की 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि वे तरंगे व्यतिकरण कर रही हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है, तो लिख लीजिए माना हो जाएगा पहली तरंग का, है ना, माना पहली तरंग की तीव्रता, माना पहली तरंग की तीव्रता I1 तथा दूसरी तरंग की तीव्रता। ठीक है, दूसरी तरंग की तीव्रता जो है, दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी है, I2 है। ठीक है, अब क्या कहा है, कह रहा है I1 अनुपात I2 बराबर कितना, I1 अनुपात I2 बराबर 1:9। ठीक है, 1:9, तो हो जाएगा I1 बटे I2 बराबर कितना, 1/9। अब चूंकि I1 बराबर क्या होता है, के A1 का स्क्वायर। ठीक है, और I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर हो जाएगा के A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर बटे के A2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना, 1/9।
9 की से की क्या हो गया, की से की जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर बराबर कितना 1 बटे 9, दोनों के ऊपर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं a1 बटे a2 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 9, स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर रूट में 1 बटे 9, तो हो जाएगा a1 बटे a2, एक का वर्ग है 9 जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार a1 बटे a2 बराबर कितना आ गया, a1 बटे a2 बराबर जो है हमारा हो गया 1 बटे 3, a2 का तृतीय गुणन कराओगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 1 बटे 3 a2, 1 बटे 3 a2। यह a1 का मान हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना है I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम, ठीक है, I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम। तो हम जानते हैं क्या, चूंकि I मैक्सिमम बराबर हो जाएगा k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर I मिनिमम बराबर हो जाएगा k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, भाग कर दीजिए 1 और 2 का, तो समीकरण 1 में जो है भाग करेंगे किसका, समीकरण 2 का, तो हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ठीक है, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर k और a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यह कट जाएगा तो a1 की जगह लिख देंगे 1 बटे 3 a2 और प्लस हो जाएगा a2 उसका होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 1 बटे 3 a2 और माइनस a2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 3 तो हो जाएगा a2, यहाँ पे a2 था और प्लस हो जाएगा 3 a2 बटे नीचे इनका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बटे नीचे क्या हो जाएगा a2 और माइनस 3 a2 बटे 3 का होल स्क्वायर। अब a2 और a2 3 a2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 a2 बटे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 2 a2 बटे 3 का होल स्क्वायर, 2 a2 बटे किसका 3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 a2 का होल स्क्वायर बटे 9 और फिर नीचे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस का भी वर्ग प्लस हो जाएगा, तो 4 a2 का होल स्क्वायर बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा, आ जाएगा 16 a2 का होल स्क्वायर बटे 4 a2 का होल स्क्वायर, या इससे कट जाएगा 4 से 16 4 बार में और 4 से 4 1 बार में, तो कितना आ रहा है हमारा, जो आ रहा है I मैक्सिमम और बटे I मिनिमम बराबर कितना 4 बटे 1, तो हम क्या करेंगे I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 अनुपात 1, यही जो है सवाल का क्या हो गया, यही जो है 5वें नंबर सवाल का आंसर हो गया, ठीक है, यही जो है कौन से नंबर सवाल का आंसर हो गया, 5वें नंबर सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करिए, फिर छठा नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल करिए, फिर छठा नंबर सवाल ध्यान देते हैं। चलिए 5वां नंबर हो गया, छठा नंबर ध्यान देते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। छठा नंबर पर यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज, तीसरी अदीप्त फ्रिंज, पहला तीसरी दीप्त कहा है, दूसरा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा, ठीक है, प्रकाश तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा, और फिर क्या कहा है, कह रहा है प्रकाश तरंगों में कितना कलांतर होगा, वह कितना पथांतर होगा। एक तो कलांतर निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा नंबर जो है पूछ रहा है पथांतर कितना होगा, ठीक है, कलांतर और पथांतर की गणना है, ठीक है, कलांतर और किसकी गणना है, कलांतर और पथांतर की गणना है। तो देखिए, और क्या क्या दे दिया है हमारा सवाल में, जो है लिम्डा बराबर दे दिया है, लिम्डा बराबर दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। लिम्डा है क्या, तरंग दैर्ध्य है, लिम्डा क्या है, तरंग
दैर्घ्य है। और हमको पता क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10 की घात -10 मीटर। तो लिम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 6000 गुणे एंगस्ट्रॉम की जगह लिखेंगे 10 की घात -10 मीटर। 6000 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 3 जीरो है तो 10 की घात 3 हो जाएगा। 10 पहले से ही उपस्थित है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, तो 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर किसके बराबर हो गया, लिम्डा के बराबर हो गया। क्या कह रहा है, तीसरी दीप्त, ठीक है, कह रहा है तीसरी दीप्त फ्रिंज, ठीक है, तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए, तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो कलांतर ज्ञात करना है डेल्टा फाई, और दूसरा पथांतर ज्ञात करना है डेल्टा यक्स। ठीक है, हमसे जो है दो चीजें पूछा गया है, एक तो कलांतर और दूसरा पथांतर। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए जो है यम बराबर हम 3 रखेंगे। दीप्त फ्रिंज के लिए जो कलांतर, दीप्त फ्रिंज, ठीक है, दीप्त फ्रिंज का कलांतर, दीप्त फ्रिंज का कलांतर डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2m पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 2m पाई, मतलब संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर है वही दीप्त फ्रिंज का होगा कलांतर। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण का जो कलांतर होगा वही दीप्त फ्रिंज का कलांतर हो जाएगा। तो कितना करेंगे, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे यम का मान 3 और गुणे पाई हो जाएगा, मतलब कलांतर कितना आ जाएगा, कलांतर हो जाएगा हमारा 6 पाई। कलांतर कितना हो गया, 6 पाई। फिर दीप्त फ्रिंज का पथांतर पूछा है तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज का पथांतर, है ना। दीप्त फ्रिंज का जब पथांतर निकालेंगे मतलब डेल्टा यक्स, डेल्टा यक्स बराबर कितना होता है, यम इंटू लिम्डा, यम इंटू क्या, लिम्डा। तो डेल्टा यक्स बराबर यम का मान 3, चूंकि एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दिया है तो इसलिए लिम्डा का मान एंगस्ट्रॉम वाला ही रख दो। 6000 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ जाएगा पथांतर, ठीक है, 6 त्रिक 18, मतलब 18000 जो है एंगस्ट्रॉम क्या हो गया, पथांतर हो गया। और दीप्त फ्रिंज में कलांतर कितना हुआ, कलांतर जो है 6 पाई हो गया, कलांतर कितना हुआ 6 पाई। इसी तरह अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, कौन सी अदीप्त फ्रिंज है, तीसरी। हमसे सवाल में जो दूसरा पार्ट कहा है, यह तो पहला हिस्सा था, दूसरा सवाल जो कहा है दूसरा हिस्सा, उसमें कह रहा है तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, यम बराबर कितना रखोगे, यम बराबर 3 रख दोगे। ठीक है, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए जो है यम बराबर कितना रखोगे, यम बराबर जो है 3 रखोगे। अब अदीप्त फ्रिंज का हमको कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, अदीप्त जो है, अदीप्त फ्रिंज का कलांतर, अदीप्त फ्रिंज मतलब कौन सा व्यतिकरण, अदीप्त फ्रिंज मतलब जो है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या है, जहां पर तीव्रता जो है न्यूनतम होती है। ठीक है, तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता जो है अदीप्त फ्रिंज, विनाशी व्यतिकरण में ही जो है हम क्या कर रहे हैं, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, उस समय तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। कलांतर कितना आ जाएगा, कलांतर पूछा है डेल्टा यक्स, डेल्टा फाई, तो हो जाएगा 2m-1 इंटू पाई। ठीक है, 2m-1 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो निकालिए डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा, यम का मान 3 रखना है तो कितना 2 गुणे 3 -1 इंटू पाई, तो हो जाएगा 6 -1 और इंटू पाई है, पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 पाई, मतलब कितना आ गया जी, अदीप्त फ्रिंज में जो है, अदीप्त फ्रिंज में कलांतर कितना आया 5 पाई। अदीप्त फ्रिंज का जो है पथांतर निकालेंगे तो लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज का पथांतर। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज का पथांतर मतलब डेल्टा यक्स बराबर हो जाएगा 2m-1 और लिम्डा बटे 2। यह विनाशी व्यतिकरण का जो पथांतर था वही यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाएगा डेल्टा यक्स बराबर 2 गुणे 3 -1 और फिर हो जाएगा लिम्डा का मान 6000 और बटे हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 5 हो जाएगा, 6000 जो है कट जाएगा 3000 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब अदीप्त फ्रिंज का जो पथांतर हो जाएगा वह हो जाएगा 15000 एंगस्ट्रॉम और कलांतर कितना आ जाएगा 5 पाई। इसी तरह दीप्त में कलांतर 6 पाई और पथांतर 18000। ठीक है, पथांतर कितना, पथांतर जो है 18000 हो जाएगा। तो इस प्रकार यह कौन से नंबर सवाल का आंसर हो गया, यह जो है 6ठे नंबर सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, कौन से सवाल का आंसर हुआ, 6ठा नंबर। 7वां नंबर देख लेते हैं, मिटाते हैं इस सवाल को। ठीक है जी, 6ठा नंबर सवाल था, 7वां नंबर ध्यान देते हैं।
7वां नंबर कह रहा है 2 मिमी की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटें, ठीक है। मतलब क्या है, S1 और S2 था, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी है, बीच की दूरी जो है D है, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल d और पर्दे की जो दूरी होता है कैपिटल D, ठीक है। पर्दे की दूरी कितनी, कैपिटल D। तो सवाल को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कह रहा है 2 मिमी की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। स्लिटों से 30 सेमी की दूरी पर रखे फ्रिंजों को देखा जाता है। फ्रिंज चौड़ाई की गणना है, ठीक है। सवाल में ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 मिमी, तो स्मॉल डी, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर कितना दे दिया है, 2 मिमी। जब भी स्लिटों के बीच की दूरी दे स्मॉल डी मानिए, ठीक है। तो हमको क्या पता है, 1 मिमी बराबर हमको पता है कितना, 10⁻³ मीटर। तो d बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। और क्या कहा है, और कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। तो लेम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। पीछे बदला गया है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो लेम्डा बराबर हो जाएगा 6000 × 10⁻10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 0 है, 3 घात कम हो जाएगी, तो 6 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा। कह रहा है 30 सेमी दूरी पर पर्दा है। डी बराबर दे दिया है 30 सेमी, बदल लीजिए, 1 सेमी बराबर पता है हमको, 1 सेमी बराबर 10⁻2 मीटर। तो डी बराबर हो जाएगा 30 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। हमसे जो है फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहा है, डब्ल्यू ज्ञात करना है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र बताया गया था, डी लेम्डा अपान क्या होता है, डी लेम्डा बटे कैपिटल डी हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू लेम्डा बटे स्मॉल डी हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, डी का मान हम देख ही रहे हैं 30 × 10⁻2, लेम्डा का मान यह रखिए 6 × 10⁻7 और बटे स्मॉल डी का मान 2 × 10⁻3। इससे यह 3 बार में कट जाएगा, 30 का गुणा 3 में कर देंगे, हो जाएगा 90, ठीक है। और 7 2 9 यह ऊपर जाएगा तो 10⁻9, यह 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस में जो है 3 हो जाएगा। 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 की घात जो है माइनस में 3, ठीक है। 10 की घात कितना आएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 90 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। 90 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए 90 × 10⁻3, 6 को हम ऐसे लिख रहे हैं 10⁻3 × 10⁻3 मीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 1 मिमी बराबर कितना होता है, 10⁻3 मीटर, ठीक है। तो 10⁻3 मीटर को हम लिखेंगे मिमी, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 90 × 10⁻3 और मीटर हो जाएगा, ठीक है। मिमी है ना, 10⁻3 मिमी, 10⁻3 मीटर को 1 मिमी बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मिमी। 90 को 10⁻3 है, इसको 3 अंक इधर लाइए तो 2 अंक तो था ही, ठीक है। 1 अंक और लाएंगे तो 0 कितना आ जाएगा, ठीक है। 2 अंक था, 1 अंक और लाएंगे तो 0.09 और मात्रक हो जाएगा यहाँ पे मिमी। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। सवाल का क्या हो गया, आंसर। कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे 90.0 है, 10⁻3 है, मतलब दशमलव को 3 अंक इधर लाना है। तो 2 अंक था, 1 0 और बढ़ा लिए, फिर दशमलव लगाए, ठीक है। तो यही हो जाएगा कौन से सवाल का, ये हो जाएगा 7वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 0.09, ठीक है। इस सवाल को करिए, एक और बता देते हैं, 8वां हो जाएगा हमारा 7वां नंबर सवाल। 8वां नंबर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देते हैं। कह रहा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर, ठीक है। फिर वही कह रहा है S1 और S2 के जो बीच की दूरी है, ये जो D है, इसको दे दिया है 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 मीटर दे दिया है। और क्या कहा है, और सवाल में ध्यान दीजिए, कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻3 मीटर, स्लिट से पर्दे की दूरी 3 मीटर। ये जो दूरी है वह कितनी है, ये जो दूरी है वह कह रहा है 3 मीटर है। और फिर क्या कह रहा है, 2 × 10⁻1, 2.1 × 10⁻3 मीटर जो है फ्रिंज चौड़ाई है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी दे दी है, डब्ल्यू दे दिया है 2.1 × 10⁻3। तो लिख लीजिए क्या क्या दिया है,
ठीक है। डी दे दिया है स्मॉल डी, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी बोलेंगे, 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी दे दिया है 3 मीटर, कैपिटल डी 3 मीटर। फ्रिंज चौड़ाई दे रहा है 2.1 गुणे 10⁻³ मीटर, और हमसे पूछ रहा है लेमडा ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल का जो है सूत्र लगाइए, W बराबर हो जाएगा डी लेमडा बटे स्मॉल डी। लेमडा ज्ञात करना है, इसका तिरछा गुणा कराओगे तो डब्ल्यू डी इंटू बटे कैपिटल डी हो जाएगा, W इंटू डी बटे कैपिटल डी हो जाएगा। लेमडा बराबर हो जाएगा 2.1 गुणे 10⁻³ और फिर इसका मान 10⁻³ बटे डी का मान कितना हो गया 3। काट देंगे 0.7 बार में कट जाएगा। लेमडा बराबर हो जाएगा 0.7, 3 जोड़ेंगे 10 की घात कितना हो जाएगा -6। दशमलव को एक अंक पीछे करोगे, ठीक है, दशमलव को कितने अंक पीछे करोगे, एक अंक, तो हो जाएगा 7 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻6 और मात्रक हो रहा है मीटर। लेमडा बराबर हो जाएगा 7 गुणे 10⁻7 मीटर, 7 गुणे 10⁻7 मीटर। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एक आंसर यहाँ पे भी है। लेमडा बराबर हम करेंगे 7 को 7000 करिए, कितने जीरो बढ़ाए एक्स्ट्रा 3, तो 10⁻3 माइनस में लिख दीजिए, 7 माइनस में पहले से ही है, 7 माइनस में पहले से ही है। क्या किए 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाए 10⁻³ लिख दिए, ठीक है, और 10⁻7 रहने दिए, तो कितना हो जाएगा 7000 और 7 3 हो जाएगा 10⁻10, मात्रक कितना है मीटर। चूंकि हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, इस प्रकार लेमडा बराबर हो जाएगा 7000। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, क्योंकि 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार लेमडा कितना आ गया, लेमडा जो है हमारा 7000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये कौन से नंबर सवाल का आंसर था, 8वां नंबर, जो पूछा गया था कब, 2015 में। ये सवाल जो है 2015 में पूछ लिया गया था, तो इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है सवाल कल करेंगे।